The name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, you're warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Respected student, today we'll see Bertolt Brecht life, work, and Galileo Galilei life as well. Galileo Galilei, you can say that it's a historical play. Critics call it as a historical play. It's a historical play, and in which he has pointed out that reader should be given an opportunity to decide. Once you involve your reader, your audience, in emotion, pity, fear, something like that, they are unable to decide about the piece of genre, the piece of literature, whatever you are presenting in front of them, they are unable to give final thought. So don't entangle them in pity, fear, emotion. Rather, give them an opportunity to decide, to evaluate, to work as observer. So how you turn your audience as observer, you need to give an opportunity. How you are going to give opportunity? Through estrangement, through alienation, to distancing techniques. So that was the first time he introduced epic theater. Before that dramas were mostly on the style of Aristotelian style. So what is the Aristotelian style? There is a systematic acts and scene, and there is introduction, and then there is a development, then there is a hamartia, anagnorisis, hamartia, the royal hero, something like that. And everything, you can say dramatist, he is playing with the feelings and emotion of the audience. But now he is going to give you distancing method. So what is distancing? डिस्टेंसिंग टेक्निक क्या है, एलिनेशन की टेक्निक क्या है, इंस्ट्रेंजमेंट की टेक्निक क्या है कि रीडर को और ऑडियंस को पहले ही बता दिया जाए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ. अगर कोई चीज़ प्रेजेंट करने जा रहा है तो वो आपको दिखाएगा भाई ये रियलिटी नहीं है, हम ये एज अ प्ले परफॉर्म कर रहे हैं और ये फलां चीज़ के बारे में. रीडर जो है वो डिस्टेंसिंग आती जाएगी, उतनी वो एलिनेशन आती जाएगी रीडर में. डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि रीडर को इन्फॉर्म कर देना, उनको एज अ ऑब्जर्वर बना के सामने बिठा लेना कि तुमने डिसाइड करना है कि मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कैसा है, उसको एवेल्यूएशन उसकी देनी है. ना कि पिटी, इमोशन, पैशन, फीलिंग्स इतनी आ जाए कि वो रोता हुआ बाहर जाए. सो ही इज गोइंग टू टर्न ऑडियंस एज ऑब्जर्वर, उनको एज ऑब्जर्वर बना के सामने बिठाएगा. और डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं होता कि डिस्टेंसिंग टेक्निक का मतलब ये है कि कोई 10 या 50 मील या फिट या इतनी दूर ऑडियंस को बिठा दिया जाए, बल्कि उनको उस जो पैशन है, वो पिटी है, वो इमोशन है, वो कथारसिस है, जो अक्सर एरिस्टोटेलियन जो राइटर्स थे या एरिस्टोटेलियन फॉलोअर्स जो क्रिएट कर देते थे ऑडियंस में, उससे वो दूर ले जाते थे. कि वो अब वो नहीं रहे कि वो अगर कुछ हो रहा है, अगर लेट्स सपोज हैमलेट को दिखाया जा रहा है, जब हैमलेट की डेथ हुई तो सारे रोने लग जाए, मैकबथ की डेथ हो तो सारे रोने लग जाएं, और इसी तरह दूसरे प्ले हैं इडिपस रेक्स की डेथ हो या अपनी आंखें फोड़े तो सारे रोने लग जाएं. ये नहीं होगा अब, क्योंकि उससे पहले दिखाया जाएगा, हर चीज़ प्रेजेंट की जाएगी उनके सामने ऑडियंस के, भाई वी आर नॉट रियल, हम रियल नहीं हैं. आपने मुझसे पोइट्री पढ़ी है, पोइट्री में कॉलरिज ने एक कंसेप्ट दिया था, सस्पेंशन, विलिंगनेस ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव का. सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव का कंसेप्ट दिया था. उसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए हम अपनी रीज़न को, अकल को सस्पेंड कर देते हैं. मिसाल के तौर पर जब हम कार्टून्स को देखते हैं तो कार्टून्स देखते हैं वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, हालांकि तो वो तो रियल वर्ड ही नहीं है. लेकिन आपने देखा होगा बच्चों को, चूँकि बच्चों को तो पता ही नहीं है, वो तो ये समझते हैं शायद ये कार्टून जो है रियलिटी है, उनको देख के वो बड़े खुश होते रहते हैं. लेकिन हम जो बड़े हैं, जो
जानते हैं, सब हम मेच्योर लोग हैं, हमें पता है कि कार्टून या कोई मूवी इसमें जो एक हीरो है वो 50 लोगों को नहीं मार सकता, लेकिन हम उसको एस्थेटिक प्लेयर लेने के लिए, उससे एस्थेटिक प्लेजर लेने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए अपने बिलीव को सस्पेंड कर देती हैं। उसको कहती हैं विलिंगली सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। तो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव का मतलब ये है कि अपनी अक्ल को, अपनी रीज़न को कुछ देर के लिए हम सस्पेंड कर लेते हैं, उसको स्टॉप कर लेते हैं और उस एस्थेटिक प्लेजर को एंजॉय कर लेते हैं कि बस ये लिटरेरी हद तक इंजॉय कर लेते हैं उस लिटरेचर को, उस पीस ऑफ यूनरा को जो भी हमारे सामने प्ले करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्या किया जाएगा, रीडर को, ऑडियंस को पहले से बता दिया जाएगा और उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको डिसाइड करके खुद एज अ ऑब्जर्वर बैठ के आपको बताएंगे। ये बर्टोल्ट ब्रैकेट ने पहली दफ़ा एपिक थिएटर का कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिक थिएटर एंड ड्रामेटिक थिएटर। आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपने दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बताना है। इसका हम स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाएंगे और हम उसको करेंगे, वो एग्ज़ाम में अक्सर आता है। इसके अलावा आज हमारे पास समरी है, ब्रैकेट बर्टोल्ट ब्रैकेट की लाइफ है, उसको हम देखेंगे कि उसने क्या। अच्छा, ब्रैकेट बर्टोल्ट के बारे में मैंने पढ़ा है, इसने चाइनीज़ प्ले भी लिखे हैं, इसने ट्रैवल बहुत किया है, पैदा हुआ है जर्मनी में और नाजी जो है हिटलर से, अडोल्फ हिटलर जब दूसरे कंट्रीज़ पे हमला कर रहा था तो उससे ये बड़ा मिनटों से उसकी वजह से इससे बड़ी डिस्टर्बेंस हुई। ये मार्क्सिस्ट था। मार्क्सिस्ट मीन कि वो कायल इस चीज़ का था कि ऑल द पीपल शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, जबकि अडोल्फ हिटलर जो था वो तो लोगों की कंट्रीज़ पे कब्ज़ा कर रहा था, उनको मार रहा था, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो ये उसकी मुखालफत करता था, तो इसीलिए इसको बैनिश भी होना पड़ा। ये अल्टीमेटली बहुत सारे कंट्री में ट्रैवल करता है और इवन के अमेरिका में भी रहता है। और मैकार्थी लॉ आपने सुना होगा, हमने पढ़ा था। तो मैकार्थी ने जब वहाँ पे इनको डिस्टर्ब किया तो ये अल्टीमेटली वहाँ से रशिया आता है, इवन के इसने दूसरे कंट्री भी उसमें विज़िट किए। फिर अल्टीमेटली जब अडोल्फ हिटलर की जो किंगडम है वो ख़त्म होती है तो ये वापस आता है। तो इसके कई औरतों के साथ अफेयर्स भी थे। इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा था, लिखता बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी फीमेल जो हैं वो इसकी मिस्ट्रेस रही है, तो उसकी वजह से जहाँ ये जाता वहाँ पे अपने अफेयर बना लेता। इवन के बहुत सारे इसकी लेजिटिमेट भी इसकी औलाद जो है उसमें बहुत सारे इलिजिटिमेट भी, एक बेटी थी और एक इसका बेटा भी था इलिजिटिमेट, और बहुत सारी औरतों के साथ अफेयर रहे। कहते हैं कुछ लोगों का ये मानना है कि बर्टोल्ट ब्रैकेट इतना लिख नहीं सकता था, ना उसके पास इतना वक्त था, एज भी उसने इतनी नहीं पाई, तो फिर इसने इतना वर्क लिखा कैसे। तो कहते हैं कि जिसके साथ वो अपने रिलेशन बनाता वो भी लोग लिटरेरी होते थे, वो फीमेल लिटरेरी होती थी, उन फीमेल को इम्प्रेस करता और उनसे कुछ लिखवाता। इवन के ये यहाँ पे एक प्ले है इसका जो इसने उससे लिखवाया है, अपनी जो फीमेल मिस्ट्रेस है उससे कहते लिखवाया है। जैसे ये यहाँ पे एक है प्ले इसका, गुड वोमेन ऑफ सेटजोन। गुड वोमेन ऑफ सेटजोन जो है ये कहते हैं कि इसने किसी फीमेल से लिखवाया है, और इस तरह इसने बहुत सारे जो प्ले हैं इसने उनसे ही, अपनी जो मिस्ट्रेस जो थी इसकी, उनसे लिखवाता रहा। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है इस प्ले की, ये प्ले भी आपको बता दूंगा। ज़रा देखिएगा इनकी लाइफ, और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे इसकी एज है, लिख लें प्लीज़। कोपरनिकस जो है उसने कंसेप्ट दिया था किसका, टेलीस्कोप का। उसने कंसेप्ट दिया था, उसका कंसेप्ट ये था कि सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं जो भी हैं, ये उसने कहा था कि ज़मीन जो है वो रोटेट करती है सन के इर्द गिर्द। अब ये उसके कंसेप्ट को ही प्रोलॉन्ग करता है। पहले तो उनको डिस्कवर करता है, एक टेलीस्कोप बनाता है, और उसके बाद उस टेलीस्कोप के ज़रिए ये मज़ीद उसका डिस्टेंस बताता है। मैथमेटिशियन था ये, एक मैथमेटिशियन था, फिजिस्ट था, इंजीनियर था और फिलासफ़र था। इस तरह ये बड़ा इंटेलिजेंट बनता था गैलीलियो गैलीली।
कोपरनिकस पैदा हुआ है 1473 में और 1543 में इसकी डेथ हुई। और इसके बाद गलीलियो गलीली की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1564 में, ये पिसा इटली में पैदा हुआ। पिसा एक वहाँ पे मेडिवल सिटी है, एक वहाँ पे किसमें, इटली में, पिसा नामी, PISA। पिसा टावर भी है, वो ऐसे झुका हुआ है थोड़ा सा, ये हमने उसमें पढ़ा था, अमेरिकन जॉन एशबेरी उसमें डिस्कस करता है मेलोडिक ट्रेन के अंदर। तो ये पैदा हुए हैं 1564 में पिसा इटली में और 1642 में इनकी डेथ हुई है। इंजीनियर था और उसके अलावा फिलासफर, नेचुरल फिलासफर था, मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था, ये था इसकी कैपेबिलिटीज़ थी इसकी। और इसके अलावा उस वक़्त 3 तरह के आइडियाज़ मौजूद थे गलीलियो गलीली के वक़्त। गलीलियो गलीली के वक़्त 3 तरह के बिलीव मौजूद थे। उनमें पहला था कि दुनिया जो है ये जियोसेंट्रिक है, लिख लें, ये ज़मीन जो है इसके गिर्द जो सारी चीज़ें इसके गिर्द घूमती हैं, वो कंसेप्ट था जियोसेंट्रिक। गलीलियो गलीली के वक़्त ये कंसेप्ट मौजूद था कि ये दुनिया बेसिकली खड़ी है, साकन खड़ी है, बिल्कुल मोशनलेस है, और सारे प्लैनेट्स जो हैं हम चूंकि इसमें मौजूद हैं, जिस चीज़ पे बंदा खड़ा हो वो कहता है कि सारी दूसरी चीज़ें इसके गिर्द, उसे ये नहीं पता कि यही घूम रही है। तो वो चूंकि एक अरिस्टोटल का भी बिलीव था, फिर अरिस्टोटल ने ये का दावा था कि अगर 2 चीज़ों को ऊपर से गिराया जाए तो दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम टाइम नीचे गिरती हैं। मिसाल के तौर पर एक मैं बाप पत्थर ले लेता हूँ और एक साइड पे एक फीदर ले लेता हूँ, एक पर ले लेता हूँ किसी परिंदे का। अब दोनों को मैं ऊपर से नीचे गिराऊं तो ऐसा होगा कि वो दोनों एक ही वक्त, जितने डिस्टेंस से भी गिराऊंगा एक ही वक्त दोनों भारी जो है वो जल्दी गिर पड़ेगी, वो जो हल्की होगी वो बाद में गिरेगी। ये तो हम सब का मानना है, क्योंकि हमें नज़र ये आता है और हमने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया। ऊपर से गिराएं आप, पत्थर गिराएं और हल्की चीज़ गिराएं तो वो पत्थर पहले गिर पड़ेगा। वो ये कहता कि दोनों चीज़ों को हम जब सेम डिस्टेंस, और उसने इसका तजर्बा फिर उसने पेंडुलम से भी किया कि पेंडुलम बना के ना एक इतना सा लट्टू सा बना के और उसमें ऐसे वो हिलाता और उससे वो चेक करता कि जैसे जिस भी डिस्टेंस से इसको ऐसे वो छोड़ता साथ उसके रस्सी लगा के, तो जिस इधर से छोड़ता या उधर से छोड़ता वो ऐसे हिलती, और वो एक ही डिस्टेंस में और एक ही वो मिनटू से जितनी दफ़ा वो हिलाता और वो उतनी दफ़ा, चाहे वो ज़्यादा फासले से उसे हिलाता उस लट्टू को, तो तब भी वो पेंडुलम जो है उसी तरह वो हिलता और एक ख़ास वो उसकी रेशो होती। तो वो कहता है ये क्या चीज़ है, उससे वो टाइम को कोशिश करता है, टाइम को मापने की, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसके बाद के जो साइंटिस्ट हैं वो घड़ी बनाते हैं, अपने टाइम पे वो गलीलियो नहीं बना सका। लेकिन गलीलियो गलीली ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ को दरियाफ़त किया, जिसको नासा ने बाद में उस पर प्रैक्टिकल किया, उसकी वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा। नासा ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर 2 चीज़ों को, गलीलियो गलीली ने कहा कि अगर 2 चीज़ों को हवा को रोक दें तो 2 चीज़ों को ऊपर से गिराएं तो दोनों चीज़ें सेम ही वक्त नीचे गिरेंगी। अब जब ये कंसेप्ट उसने लोगों के अपने प्रोफेसर के सामने रखा तो वो उसके ऊपर हंसने लग गया। आप अरिस्टोटल के बनाए हुए रूल को अब तुम रिजेक्ट करोगे? उसके ऊपर हंसते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहता है मैं इसको साबित करूंगा कि 2 ऑब्जेक्ट अगर एक हैवी है या वो लाइट है, दोनों को ऊपर से गिराएं तो वो एक ही वक्त नीचे गिर पड़ेंगे। आप तजर्बा कर लें, आप एक लेट्स सपोज मेरे हाथ में स्टेपलर है और मेरे हाथ में एक फीदर है, मैं ऊपर छत पे चढ़ जाता हूँ, दोनों को नीचे फेंकता हूँ तो स्टेपलर पहले गिर पड़ेगा और वो फीदर जो है वो बाद में गिरेगा। देखने में तो यूँ लगता है, लेकिन नासा ने एक्सपेरिमेंट किया। नासा अमेरिकन कंपनी है बहुत बड़ी, तो उन्होंने जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक कमरा लिया, रूम के अंदर रूम लिया और रूम में हवा जो है टोटली बंद कर दी, उसको रोक दिया और ऊपर से 2 ऑब्जेक्ट एक बाल और एक फीदर गिराते हैं और वो दोनों सेम ही वक्त नीचे गिरते हैं, यानी एक ही इक्वल टाइम से वो नीचे गिरते हैं। कोई चाहे वो हैवी है या लाइट है, दोनों एक ही वक्त में नीचे गिरते हैं, उनका टाइम सेम है। हालांकि एक हैवी है, एक भारी आइटम है, एक भारी ऑब्जेक्ट है और एक लाइट है, जबकि वो सेम ही वक्त नीचे गिर रहे हैं। गलीलियो गलीली का बनाया हुआ उस वक्त का तजर्बा कि मशीनें भी नहीं थी, लेकिन उसने उस वक्त ये एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सी 15-16 सेंचुरी में,
और उसने साबित किया कि दोनों चीज़ें जो है सेम गिरती हैं। और आज लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और गैलीलियो गैलीली सच साबित हुआ। लेकिन उस वक़्त के जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, ऑर्थोडॉक्स जो बिलीव रखने वाले लोग थे, चर्चमैन थे, उन्होंने उसका ट्रायल किया था इस पे, और उसको इवन के दफनाया भी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे आम लोग दफनाए हुए हैं, कि उसने उसको कंडेम किया। उसने बाइबल के अगेंस्ट एक रूल बनाया था। बाइबल, उन्होंने कहा कि बाइबल के अंदर लिखा है, हमारे लॉर्ड, हमारे गॉड ने इस अर्थ को, इस ज़मीन को, इस लैंड को अपनी जगह फिक्स कर दिया है और इट नेवर शेक। तुम कैसे इसको चैलेंज करते हो? बाइबल को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्टॉन्च बिलीवर थे बाइबल के, और बाइबल को ही रैशनल थॉट मानते थे। तो वो कहता था कि जो चर्च है वो बाइबल को तो मानता है, लेकिन जो सच्चाई है उसको नहीं मानता चर्च। तो इसलिए उसने जो कंसेप्ट दिया था उसने साबित किया कि चाहे आप हैवी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लाइट हो, आप ऊपर से गिराएं तो वो एक ही टाइम से, जितने भी डिस्टेंस से गिराएं ऊपर से, वो एक ही वक्त नीचे गिरेंगे। और उसने उसको साबित कर दिया। उसमें उसने बाद में बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, चाहे भले आप खुद कर लें, हवा को रोक दें और वहाँ से ऊपर से कोई चीज़ गिराएं तो वो चीज़, हर इंसान के ऊपर कहते हैं कि 80 मन हवा का वज़न है। अगर ये हवा का वज़न जो है वो ऊपर से हटा दिया जाए एक इंसान से, तो वो ऐसे हवा में उठते फिरें जैसे रुई उड़ रही है। तो ये है चीज़। हाँ जी, गैलीलियो गैलीली की लाइफ 1564 में पिसा, इटली में पैदा हुआ। 1642 में इसकी डेथ हुई, इसका ट्रायल हुआ था। और ये फादर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। लिख लें, फादर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिशियन कहा जाता है। बेसिकली गैलीलियो गैलीली अपनी लाइफ में चर्चमैन बनना चाहता था, लेकिन उसका फादर उसे एक डॉक्टर बनाना चाहता था। लेटर उसने अपना इंटरेस्ट शो किया ज्योमेट्री में। उसने ज्योमेट्री में एक लेक्चर सुना और वो उससे बड़ा मुतासर हुआ। उसने अपने फादर को एग्री किया, ही वॉन्ट्स टू बी अ मैथमेटिशियन। तो उसके फादर ने उसे अलाउ किया। तो उसके बाद उसने मैथमेटिक्स में वर्क करना शुरू कर दिया। मैथमेटिक्स में उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इवन कि अपने प्रोफेसर को उसने अपनी रिसर्च दिखाई। तो वो उसके ऊपर हंसते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू कांट रिजेक्ट अरिस्टोटल के बनाए हुए रूल्स को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। और देखा जाए तो हमारा राइटर जिसको अब हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बर्टोल्ट ब्रैकेट। वो भी अरिस्टोटेलियन मेथड को रिजेक्ट करता है। अरिस्टोटल कहता है कि एक रॉयल हीरो हो, उसके ऊपर ट्रेजेडी आए, पिटी, इमोशन, पैशन, फीलिंग आए, कैथारसिस हो, फिर उसके अंदर एक हमार्टिया हो, उसको फिर उसके रूल्स हैं, एक स्पेसिफिक ट्रेजेडी का फॉर्मेट है। लेकिन हमने देखा कि वो उसको नहीं मानता, उसके बगैर भी वो फिर ट्रेजेडी लिख देता है। फिर वो रियलिटी दिखाता है। वो बताता है कि गैलीलियो गैलीली डर गया था। गैलीलियो गैलीली को जब औजार दिखाए गए थे, जब वो चर्चमैन जो हैं वो उसको औजार दिखाते हैं कि तुम्हारा ट्रायल होगा और इन औजार के जरिए हम तुम्हारा ट्रायल करेंगे, हम आपको पनिशमेंट देंगे। तो वो कहता है कि मैं डर गया था। वो एक्सेप्ट करवाता है गैलीलियो गैलीली के माउथ से कि आई वॉज अफ्रेड। इवन कि एंड्रिया जो उसका स्टूडेंट है, एंड्रिया उससे कहता है कि अनहैप्पी इज द लैड हु डज नॉट हैव हीरो। ऐसी वो बड़ी अनहैप्पी है, वो बड़ी यानी बुरी लैंड है, अच्छी लैंड नहीं है जहाँ पे हीरो पैदा नहीं होता। तो वो आगे से कहता है अनहैप्पी इज द लैंड हु नीड्स हीरो। वो भी अनहैप्पी लैंड होती है जिसको किसी हीरो की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह वो उसके माउथ से ये एक्सेप्ट करवाता है कि ही वॉज अफ्रेड और उसने फिर क्या किया, रिकेंट का मतलब होता है कि सरेंडर कर दिया उनके सामने। उसने कहा जी मैं अपना जो थीसिस है, जो अपना टॉपिक है, जो मैंने अब ये पेश किया है मकाला, जो मैंने अपना थीसिस दिया है, मैं इसको इससे रिकेंट करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ अब। तो वो सरेंडर करके उसके बाद वो क्या करता है, वो उसके ऊपर रिसर्च करता है और अल्टीमेटली फिर एंड्रिया जो है काफ़ी देर के बाद जब उसे मिलने आता है वो बिल्कुल मुतनफ़र हो जाता है। तो फिर उसको अपनी रिसर्च, अपना मसवदा जो है लिखा हुआ, वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट उसके हाथ में देता है, कहते हैं ये ले जाओ गैलीलियो गैलीली। जब वो बाहर निकलने लगता है तो हम देखते हैं कि बाहर के गार्ड उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस। यहाँ पर फिर वो स्टाइल करता है अरिस्टोटल के ऊपर, फिर वो क्रिटिसाइज करता है हमारा राइटर। वो जब उसे कहता है कि ये क्या है, तो वो कहता है ये अरिस्टोटल की लिखी हुई पुरानी बुक है, क्योंकि वो राइटिंग नहीं समझ सकते थे जितने भी गार्ड्स थे।
पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कहता है ये अरिस्टोटल की कोई बुक है। तो जैसे ही उनको वो बताता है कि अरिस्टोटल की बुक है तो एंड्रिया को वो जाने देते हैं। उसके बाद ये जर्मनी में और फिर दीगर जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्री में ये पहुंच जाती है बुक, और वहाँ प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए पब्लिश होके हर जगह बुक पहुंच जाती है। और लेटर आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने उसकी कही हुई बातों पे वो कहते हैं कि उसने जुपिटर के 4 मून जो हैं उसने रेफर किए थे। जुपिटर के उसने बताया था कि 4 मून हैं, 4 मून, उसको गैलीलियन मून भी कहते हैं, और वो उसके गिर्द ही घूमते हैं। और इसके अलावा उसने बताया था कि उस वक़्त 3 जो बिलीव मौजूद थे। पहला बिलीव ये था कि जियोसेंट्रिक है, दुनिया की हर चीज़ जो है वो कहते हैं जी प्लैनेट्स हो, मून है, सन है, सारे ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक। दूसरा बिलीव उस वक्त मौजूद था, उसे कहते हैं टाइकोनिक सेंट्रिक। टाइकोनिक सेंट्रिक का मतलब है कि सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द घूमते हैं। लिख लें ये चीज़ें। पहला बिलीव है जियोसेंट्रिक, GEOCENTRIC। पहला बिलीव ये मौजूद था गैलीलियो गैलीली के वक़्त कि दुनिया है जियोसेंट्रिक, प्लैनेट, सन, मून सारे ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। दूसरा बिलीव था, वो कहते नहीं ये टाइकोनिक है, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के गिर्द घूमते हैं, और सन जो है चूंकि हमें नज़र आता है यहाँ से ज़मीन से ऊपर, तो ये हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है। ये दूसरा बिलीव था। तीसरा बिलीव ये था कि ये हेलोसेंट्रिक है। हेलोसेंट्रिक का मतलब लिखें, हेलोसेंट्रिक का मतलब है कि सारे प्लैनेट्स और आवर अर्थ, ये सारे प्लैनेट्स और हमारी ज़मीन जो है ये सन के गिर्द घूमती है। ये बिलीव था गैलीलियो गैलीली का। गैलीलियो गैलीली का बिलीव था कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं और हमारी ज़मीन जो है ये सन के गिर्द घूमती है। ठीक है जी। और वो हवाला देते थे साम बुक, मैंने बाइबल को बड़ा थारोली स्टडी किया है, उसमें एक चैप्टर है साम। द लॉर्ड हैज सेट द अर्थ एंड इट नेवर मूव्स। हमारे लॉर्ड ने, हमारे गॉड ने इस लैंड को, इस अर्थ को बिल्कुल फिक्स कर दिया है और ये अपनी जगह से नहीं हिलती, मूव नहीं करती। तो 1615 में रोमन इंक्विजिशन जो है वो ब्लेम लगाते हैं गैलीलियो गैलीली पे कि आप जो थीसिस पेश कर रहे हो, जो लोगों को बता रहे हो, ये इसके खिलाफ है चर्च के। तो वो चर्च की वो उसके खिलाफ जो लिखता है वो उसे बंद कर देता है। फिर वो दोबारा फिर क्या करता है, दोबारा शुरू करता है, कुछ देर वो रुक जाता है, फिर दोबारा शुरू कर देता है। फिर वो मैथमेटिक, पहले वो इल्ज़ाम लगाता है कि जो चर्च बिलीव रखता है वो रॉन्ग है, ज़मीन जो है वो अपनी जगह पे साकन नहीं खड़ी, लेकिन ये मूवमेंट करती है। उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ देर के बाद उसे थोड़ा सा वो डराते हैं, धमकाते हैं, वो रुक जाता है। फिर वो मैथ का सहारा लेता है, क्योंकि वो मैथमेटिशियन था, वो मैथ के थ्रू प्रूव करता है अपने टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हुए और अपने फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए वो प्रूव कर देता है। वो कहता है जी ज़मीन जो है वो हरकत करती है और सूरज जो है वो खड़ा है, साकन खड़ा है। ही डिस्कवर्स 4 मून्स ऑफ जुपिटर। जुपिटर के उसने 4 मून्स जो हैं वो भी दरियाफ्त किए थे। उसने इवन उस वक़्त सैटर्न को दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, नेपच्यून को किया, मिल्की वे जो है उसको भी उसने डिस्कवर किया था। और उसके बाद इसने ये साबित किया कि 2 चीज़ें, चाहे वो हल्की हो चाहे हैवी हो, अगर हवा को आप ख़त्म कर दें उसके दरमियान तो वो एक ही वक्त नीचे गिरेंगे। इसके ऊपर उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। उसके प्रोफेसर जो हैं उसको रिफ्यूट करते हैं, तुम अरिस्टोटल को रिजेक्ट करोगे, अरिस्टोटल के माने हुए जो रूल हैं उनको आप रिफ्यूट करोगे, कैसे उसे गलत साबित करोगे। हवा का वज़न जो है याद रखिएगा, हर इंसान के ऊपर राउंड अबाउट 80 मन का होता है। तो इंसान जो है इस दुनिया में फिर रहा है, नहीं तो वैसे ही हवा में उड़ता फिरे। पोप ने इसको रिजेक्ट किया। जब उसकी डेथ होती है 1642 में उसे एक जगह पे उसको कैंप कर दिया जाता है, हाउस कैंप कर दिया जाता है और हमेशा के लिए उसको सज़ा दी जाती है। और वो अल्टीमेटली 1642 में उसकी डेथ होती है। वो कहता है कि मुझे ना अच्छे किसी कब्रिस्तान में मुझे दफनाया जाए, लेकिन पोप कहता है कि चूंकि हमने इसको कंडेम किया हुआ है तो इसको आम लोगों के साथ दफनाया जाएगा। जब इसकी बनाए हुए सारे रूल गुड साबित होते हैं, प्रूव्ड होते हैं साइंटिफिकली, तो अगेन इसकी 1737 में इसको दोबारा से फिर इसकी कब्र को वहाँ जहाँ जिसकी ख्वाहिश थी वहाँ पे दफनाया जाता है। ये है गैलीलियो गैलीली की लाइफ। गैलीलियो गैलीली पिसा इटली में पैदा हुए हैं।
1564 में